Hello my dear friends, welcome back. So today I have decided to start a series from class 10th book Science, which is from NCERT. So I hope you like the series. Please support the series. So there are 12 chapters in the science book from class 10th, and we'll briefly discuss all the chapters one by one, and I'll explain little topic from various chapters as we start from chapter first, which is chemical reaction and equations. But this video is about little introductory part from the chapter, so I hope you like the video. So let's begin. So here is the chapter first, which is chemical reactions and equations, right? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, ठीक है, वेदर इट अकर इन नॉन लिविंग और इट अकर इन नॉन लिविंग. सो फॉर्चुनेटली केमिकल रिएक्शंस अकर इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. सो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है. केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जब भी कोई दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है ये, ठीक है. एंड जो पूरा परफॉर्म किया वो पूरी प्रोसेस थी, ठीक है, दो प्रोडक्ट्स की जो उन्होंने रिजल्टेंट बनाया उसको हम बोलेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन थी, ठीक है. जैसे कि हमारी डेली लाइफस्टाइल में बड़े सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है. जैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एक लाइंस दी हुई हैं. इन्होंने बोला हुआ है कि ये हमारी डेली लाइफ से एसोसिएट है और इनके बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है. तो लेट्स कंसीडर दिस बिलो सिचुएशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है. तो सबसे पहले क्या है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. बोला है कि जब भी हम दूध को रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो समर में, गर्मियों में क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड. सो वाई इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कर्ड, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है. तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि मिल्क जो है वो गर्मियों में कर्ड में कन्वर्ट होता है, लेकिन सर्दियों में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है. तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमें अगर कर्ड चाहिए होता है तो हम मिल्क में क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया है ना, तो उसको ऐड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, है ना. तो थोड़ा सा हम उसमें ऐड कर देते हैं, वो योगर्ट सा जो भी होता है, ठीक है, उसको ऐड कर देते हैं तो वो हमें कर्ड उसके थ्रू मिल जाता है. तो वो लैक्टोबैसिलस जो एंजाइम है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, और वो हमें नॉर्मल कंडीशंस में मिल्क से क्या दे देता है, कर्ड दे देता है, ठीक है. तो जब भी हम मिल्क को रूम टेम्परेचर में छोड़ते हैं ड्यूरिंग समर, ड्यूरिंग गर्मियाँ, ठीक है, तो क्या होता है, वो सॉर हो जाता है, खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लैक्टोज की ब्रेक डाउन हो जाती है जो कि कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. और लैक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में. और क्या होता है कि वो मिल्क के लिए ना, ड्यूरिंग समर मिल्क को एक ऐसी आइडियल कंडीशन दे देता है कि लैक्टोबैसिलस एंजाइम ग्रो करे और वो मल्टीप्लाई करे, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फिर कर्ड की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है. तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ही है ना, बट ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है. और क्या होता है कि एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, ठीक है, ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन. तो ये क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस एंजाइम है ये मिल्क की पीएच को लो कर देता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट है कि लैक्टिक एसिड इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ मिल्क. लो पीएच कर रहा है, मतलब एसिडिक हो रहा है ये, है ना. जैसे आपको मालूम है कि मिल्क की अराउंड न्यूट्रल पीएच होती है ना, 7 के अराउंड उसकी पीएच होती है. तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड क्या एसिडिटी इंक्रीज़ कर देता है मिल्क की. तो जो प्रोटीन कैसीन होती है ना वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है. तो जैसे कि एक मिल्क है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एंजाइम कर्ड में कन्वर्ट हो गया, और हम लैक्टोबैसिलस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है. और ये केमिकल रिएक्शन दी है कि कैसे कैसे ये लैक्टोज कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में. तो लैक्टोज ये C12H22O11
ये लैक्टोज का फॉर्मूला, फिर ये वाटर, लैक्टोबैसिलस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस 35 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, और क्या है कि जब भी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और लैक्टोज में। लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड लैक्टोज, लैक्टोज ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि एन आयरन तवा, पैन, नील, कोई भी हम लोहे की चीज़ जैसे, ठीक है, उसको हम अगर ह्यूमिड टेम्परेचर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा। तो ह्यूमिड टेम्परेचर कैसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ह्यूमिडिटी जैसे हम बोलते हैं ना, बड़ी ह्यूमिडिटी हो गई है, जब भी हम किसी भी बंद रूम में, ठीक है, तो हम कूलर को ऑन करेंगे और डोर जो है वो क्लोज़ कर देंगे तो अंदर ह्यूमिडिटी सी हो जाती है ना। तो जब भी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा बोल देते हैं कि मॉइस्चराइज सा है टेम्परेचर, ह्यूमिड सा है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम कोई भी लोहे की चीज़ को हम ह्यूमिड टेम्परेचर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा। तो इन्होंने बताया हुआ है कि तो क्या होगा कि उसको क्या आएगा, रस्ट हो जाएगा, रस्ट लग जाएगी, जंग लग जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो क्यों लगेगा, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर, ठीक है, जैसे हम किसी भी लोहे की बकेट को अगर उसको पानी भर के रखें कुछ दिनों तक तो उसमें भी रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोला है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर रिएक्ट्स विद आयरन, जो भी उसमें वाटर है जो वो आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या देता है, आयरन ऑक्साइड और रस्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन इज why it is called redox reaction, because both oxidation and reduction occur in the same case. As in case of milk, only oxidation reaction occur, that means the addition of oxygen occur in that case, but in this case there is addition of oxygen, means additions of oxygen and loss of electron both occur at the same time. ठीक है, तो here is the chemical reaction. तो क्या होता है कि जैसे ये आयरन है, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रही है ना कि इसने हमने 2 एटम लूज़ कर दिए तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है 4 आयरन के एटम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने क्या किया है, ये 2 ऑक्सीजन रिलीज़ किए हुए हैं। ठीक है, Fe3 पॉजिटिव हो गया। सो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ऑक्सीजन भी जो है वो क्या मेटल आयरन के साथ कंबाइन करता है। दे बोथ रिवर्सिबली अफेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो नेक्स्ट इज Fe2 पॉजिटिव वेन एवर कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल, इट गिव्स राइज टू FeOH का ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड, और 2 मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन के। ठीक है, और फिर जब भी 3 वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तभी भी ये सेम कंडीशंस आएंगी। ठीक है, बट ये 3 हाइड्रोजन एटम रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो ये सारा एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, तो हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है, कोरोजन को जो भी रस्टिंग को हम कोरोजन भी बोलते हैं। कि कोरोजन क्या होता है कि जब भी हम कोरोजन होता है कि जैसे रस लग जाती है ना, किसी भी आयरन एटम को रस लग जाती है तो वो कोरोजन है। तो फिर उसको हम प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि जब भी एक मेटल को दूसरी मेटल पे हम अप्लाई करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है इसको रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, ये भी सेम टेक्निक है कोरोजन को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो पेंटिंग के साथ हम जैसे किसी भी हम लोहे की चीज़ को पेंट कर दें तो उसमें कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता है, ग्रीसिंग कर दें हम, लुब्रिकेशन कर दें। ठीक है, तो देयर इज़ नो कोरोजन अकर इन दैट केस। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स व्हेन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, व्हेन एवर शुगर, एनी काइंड ऑफ शुगर और स्टार्च व्हेन डिग्रेडेड टू प्रोड्यूस अल्कोहल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ग्रेप्स की फर्मेंटेशन, जैसे हमने सुना भी होगा कि ग्रेप से वाइन्स बनती हैं। ठीक है,
तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है जब भी ग्रेप्स फर्मेंटेड होते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन उनमें परफॉर्म होती है। तो ग्रेप्स आर रिच इन शुगर ड्यूरिंग द राइप स्टेज, जब भी ग्रेप्स की जब भी वो पक जाते हैं, ठीक है ना, राइपन स्टेज जब भी आती है तो ग्रेप्स वो क्या होते हैं कि शुगर से बहुत भरपूर होते हैं, शुगर उनमें भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जैसे ये फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ना वो एक एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक मतलब ये जब भी हम इसको परफॉर्म करेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, जब भी हम इसको परफॉर्म करेंगे तो ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, ठीक है। तो grapes are fermented in the presence of enzyme until all sugar turn into alcohol, जब तक कि जो भी शुगर ग्रेप्स में है ना, जो भी जितनी भी शुगर ग्रेप्स में है वो फर्मेंटेड होके अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक ये केमिकल प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही फर्मेंटेशन हम करते रहे, इनमें एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। और ये कौन सी एक केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसको भी, है ना, प्रोसेस ही है केमिकल की एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट है कि फूड इज़ कुक्ड, ठीक है, जब भी हम फूड को बनाते हैं, ठीक है, वेन एवर वी कुक द फूड इट इज़ आल्सो अ केमिकल चेंज, ठीक है। और ये क्या है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शंस, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर इरिवर्सिबल, क्यों? क्योंकि जब भी वो जैसे प्रोडक्ट है हमारा, है ना, तो जब भी वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को कन्वर्ट होता है और जब भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बन सकता, तो क्या बोलते हैं हम कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये फूड को जब हम कुक करते हैं ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ रॉ फूड, ठीक है, जो रॉ फूड होता है उसकी डिग्रेडेशन होती है, मतलब उसकी ब्रेकडाउन होती है कि हमें खाने के लिए इजी और सॉफ्ट फूड चाहिए होता है ना, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक केमिकल चेंज है, ये भी, है ना। उसके बाद है कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, तो ये तो वही बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना, कि बड़े सारे एंजाइम फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड बड़े सारे एंजाइम यूज़ होते हैं हमारे, है ना। तो फ्रॉम द माउथ, है ना, सलाइवा जो है हमारे जो फूड को है वो सॉफ्ट करने में हेल्प करता है और उसको मतलब एक कंबाइन रखने में, उसको, है ना, बोल की फॉर्म में बनाने में हेल्प करता है ताकि हम उसको इजीली स्वेलो कर सकें, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज है। उसके बाद की हमारी जो फूड पाइप है वहाँ पे कुछ एंजाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टमक में एंजाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं कि लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होती है ना, यहाँ से एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं और ये फिर हमारे जो भी फूड हमारा स्टमक में जाता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इधर एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड हैं कि हम कैसे इनकी प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। तो क्या होता है कि ये जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस करता है पेप्सिन प्रोटीन और इनको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ आवर फूड, ठीक है। तो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी रेस्पायर, ठीक है, हाउ वी रेस्पिरेशन अकर इन आवर बॉडी। सो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम रेस्पिरेशन लेते हैं ना, तो ये वाला रिएक्शन उस टाइम पे परफॉर्म हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक एरोबिक रिएक्शन हुआ ना ये, तो एक एरोबिक रिएक्शन होएगा, एक एनारोबिक रिएक्शन होएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज और जब भी ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, जब भी हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, तो वही है ये, ठीक है। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो नेक्स्ट है इधर ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है जो पायरुविक एसिड, इसमें एक साइकिल आती है उसका नाम है क्रेब्स साइकिल, है ना। तो उसके थ्रू क्या होता है, ये पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, तो दैट गिव राइज टू लैक्टिक एसिड एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल उसमें होते हैं ATP के, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे NCERT वालों ने दिए हुए थे कि इनमें डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, इनको डिस्कस करना ज़रूरी था, मतलब हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है।
तो ये आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी मैंने बताया होगा, और इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड if you like the video, hit the like icon, and share, subscribe please. Thank you.